हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। असम स्लेट 2025 के पेपर वन की तैयारी के लिए आज हम 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप सभी के सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। एंड स्टूडेंट्स, एज इट इज आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जो कि डेफिनेटली अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगी। तो इस सेशन में आप सभी एंड तक जरूर बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, पेपर वन की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं जिसमें आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके पढ़ाया जाता है। डेली 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ ही पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ आपकी रिविजन भी करवाई जाएगी। एक सबसे खास बात यह है कि इस कोर्स में हम आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे जिसमें हर क्लास के बाद उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिससे आपकी तैयारी और आसान हो जाती है। साथ ही आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप अपने टीचर्स के साथ यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। अपडेटेड मॉक टेस्ट है जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एंड इसके लिए न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है, लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर लेकर आई हूँ, जिसको ज्वाइन करने के लिए इन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए। साथ ही स्टूडेंट्स, कुछ फ्री वीडियोस अवेलेबल है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में। इसको डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में लिखना है कोर्स का नाम, दैट इज असम स्लेट। जैसे ही आप कंटेंट पर जाओगे आप देखोगे कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के साथ साथ यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ मूक इज व्हाट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। मूक की फुल फॉर्म होती है मास ओरिएंटेड ओपन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मास ओरिएंटेड ऑनलाइन कोर्स या फिर मास ऑनलाइन ओपन कोर्स। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। नेक्स्ट इज, स्वयं is designed to achieve the 3 cardinal principle of education policy। अब देखिए यहाँ पर स्वयं के बारे में पूछा गया है। इसमें कहा है कि स्वयं के 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स होते हैं, 3 प्रमुख सिद्धांत होते हैं जिनके ऊपर स्वयं काम करता है। वो 3 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने लाइव क्लास में भी डिस्कस किया है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, उसके बाद है लिबर्टी, इक्वालिटी, क्वालिटी, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी, या फिर एक्सेस, इक्विटी और लिबर्टी। सो इजीली आप लोगों को इसका आंसर मिल सकता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, एक्सेस। कि सब तक स्वयं में जितने भी कोर्सेज हैं उनकी पहुंच हो, आप चाहे किसी भी कोने में बैठे हो, देश के विदेश में रहते हो, आप इजीली इस ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हो कोर्सेज को। इक्विटी का मतलब है कि सबको बराबर का यहाँ पर अधिकार मिलेगा, चाहे कोई मेल स्टूडेंट है, फीमेल स्टूडेंट है, एसटी स्टूडेंट है, जनरल स्टूडेंट है, एससी स्टूडेंट है, या किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, किसी भी सिटी से आप बिलोंग करते हो, यहाँ पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होता, सबको इक्वल लेवल का एजुकेशन दिया जाता है। और क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता, कि बेस्ट लेवल के कोर्सेज, बेस्ट लेवल का एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ये आपको मिला हुआ है जहां पर क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों को दे रही हूँ, वो ये है कि बताइए स्वयं की फुल फॉर्म क्या होती है। एग्जाम में बहुत बार आया है, अपकमिंग एग्जाम में भी जरूर आएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं, एंड स्वयं को लॉन्च कब किया गया था, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। नहीं आंसर आता है तो भी बता सकते हो, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई करूंगी। नेक्स्ट है, a digital database of academic award provided by government of India is what। सो ये हम लोगों ने रिसर्च एप्टीट्यूड में डिजिटल इनिशिएटिव्स वाले वीडियो में पढ़ा था लाइव सेशन में, कि डिजिटल डेटाबेस कौन सा है जहां पर सभी के एकेडमिक अवार्ड्स सेव किए जाते हैं। ऑल ओवर इंडिया के एकेडमिक अवार्ड्स को, अकादमिक पुरस्कारों का रिकॉर्ड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल एकेडमिक लाइब्रेरी, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी या फिर नेशनल डिजिटल डिपोजिटरी। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी। ये भी हमने पढ़ा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ये एक डिजिटल लाइब्रेरी है जिसको आप लोग अपने मोबाइल फोन में ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। कोई भी बुक, कोई भी पीडीएफ, कुछ भी आपको चाहिए, इस लाइब्रेरी में आपको बहुत से कोर्सेज के ई बुक्स और ई कंटेंट मिल सकते हैं। द मीनिंग ऑफ बिब्लियोमेट्री इज, सो रिसर्च में बिब्लियोमेट्री इस्तेमाल किया जाता है, इसका क्या मतलब है? अ फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सर्विसेज, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल, या फिर क्लासिकल लाइब्रेरी सर्विस। सो करेक्ट आंसर है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल। ये डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन है। बिब्लियोमेट्री जो है वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल के लिए स्पेसिफिकली एक टर्म डिफाइन किया गया है। ओके
नेक्स्ट है डीएफडी। डीएफडी हम लोगों ने बचपन से बनाए हैं, अपने प्रोजेक्ट्स में डीएफडी को यूज किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, डेटा फीडिंग डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा फीडिंग डिवाइस या फिर डेटा फ्लो डिवाइस। सो करेक्ट आंसर है डेटा फ्लो डायग्राम्स। डेटा फ्लो डायग्राम्स क्या होता है? एक ऐसा डायग्राम होता है जो कि आपके डेटा का फ्लो आपको बताता है। जैसे कि मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ थे, दूसरे स्टेप में हमारे पास जी 2 ऑप्शंस आगे लेफ्ट और राइट के, आगे भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस थे। इस तरीके से जो है कि यहाँ से हम ऊपर को भी शिफ्ट कर सकते थे, नीचे को भी कर सकते थे, ये 2 वे कम्युनिकेशन था। इस तरीके से जो डायग्राम के फॉर्मेट में बताता है कि डेटा किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कैसे हमारा प्रोजेक्ट काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डेटा फ्लो डायग्राम। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन 2 इंडिविजुअल। 2 लोग हैं, वो अगर आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उसको कौन सा कम्युनिकेशन कहते हैं? मास, इंट्रापर्सनल, ग्रुप या इंटरपर्सनल। ओके, सो देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 पे जाते हैं। मास कम्युनिकेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है भाषण। भाषण है, रेडियो आप लोग सुनते हो, ये सब मास कम्युनिकेशन है, जहां पर एक पर्सन बोलते हैं, एक पर्सन जो है वो एज अ सेंडर काम करते हैं और मल्टीपल ऑडियंस है, लाखों, हजारों या कुछ हजार लोग एक साथ उस चीज को अगर सुन पा रहे हैं, वो मास कम्युनिकेशन होता है। इंट्रापर्सनल, जहां पर ए आ जाए, इसका मतलब मैंने आपको बताया था अपने आप से। एक व्यक्ति अगर अपने मन में कुछ सोच रहा है, शीशे के आगे कुछ बड़बड़ा रहा है, कुछ गाने आप चलते फिरते यूं गाते हो, वो सब चीजें आती है आपकी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में, यानी कि अपने आप से अंतर व्यक्तिगत संचार। ग्रुप कम्युनिकेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। मास कम्युनिकेशन में भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन इसमें बोलने वाला यानी कि सेंडर सिर्फ एक होता है, रिसीवर मल्टीपल होते हैं। रिसीवर सिर्फ सुन सकते हैं। रेडियो आप लोग सुन रहे हो, एक की आवाज पूरी दुनिया सुनती है, क्या आप सामने से रिप्लाई कर सकते हो, बोल सकते हो? नहीं। लेकिन ग्रुप कम्युनिकेशन में जितने भी लोग हैं वो सब ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे जुड़े हुए होते हैं कि सब अपने आप में सेंडर भी हैं, यानी कि सबको बोलने का अधिकार भी है और सबको सुनने का भी बराबर अधिकार है। तो इसमें पूछा है 2 इंडिविजुअल, 2 व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं, उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। आई होप यहाँ से कम्युनिकेशन के 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स आपके बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। फायरवॉल इन कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर। सो देखिए कंप्यूटर में फायरवॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस है ऑथेंटिकेशन, डेटा ट्रांसमिशन, सिक्योरिटी या मॉनिटरिंग। सो करेक्ट आंसर है सिक्योरिटी। अब देखो ये आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर में एक फायर वॉल है। मान लीजिए कंप्यूटर के ऊपर एक शील्ड लग जाती है, ऊपर, चलो ऊपर नहीं करते, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ये आपका कंप्यूटर या लैपटॉप है। फायर वॉल एक सॉफ्टवेयर टाइप होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर में एक शील्ड के रूप में काम करता है। ये क्या करता है? एक सिक्योरिटी का काम करता है, ताकि बाहर से जब आप कोई इंटरनेट है, ये इंटरनेट से कोई फाइल अपने सिस्टम में डाउनलोड कर रहे हो या किसी वेबसाइट पर जा रही हो, अगर वो वेबसाइट फ्रॉड है या हार्मफुल फाइल है जिससे आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है, तो फायरवॉल आपको उससे बचाता है। तो ये करता है सिक्योरिटी का काम। स्टूडेंट्स अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए। एंड मैंने अभी अभी आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया जिसमें ये पूछा था कि स्वयं क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म बताइए और कब स्वयं को लॉन्च किया गया था। ये होमवर्क क्वेश्चन है, जरूर इसका आंसर आएगा। आप भी आंसर का रिप्लाई कमेंट करके दीजिए, इस क्वेश्चन का रिप्लाई कमेंट करके दीजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट्स जिनको इसका आंसर नहीं पता उनको भी मदद हो जाए, ठीक है। एंड चाहते हो कि सेशन को कंटिन्यू करो तो भी मुझे कमेंट करके बताइए, तभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन है थियरी और रिसर्च विच कम्स फर्स्ट। जब हम रिसर्च करते हैं तो पहले थियरी आती है या फिर डायरेक्ट रिसर्च शुरू कर देते हैं? ऑप्शन है थियरी बिकॉज इट प्रोवाइड्स इनसाइट, क्योंकि ये हमें अंतर्दृष्टि उसकी प्रदान करता है कि रिसर्च में हम क्या करने वाले हैं। इसमें बोला है कि रिसर्च पहले आता है बिकॉज दैट इज द ओनली वे वन कैन डेवलप द थ्योरी। इसमें बोलते हैं कि रिसर्च पहले आता है, सिर्फ रिसर्च के बाद ही हम थ्योरी को डेवलप कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन वंस पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें बोल रहा है कि सामने वाले पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो क्या पहले करना चाहते हैं। द क्वेश्चन इज मीनिंगलेस बिकॉज वन कैन नॉट हैव वन विदाउट द अदर। इसमें बोल रहे हैं कि क्वेश्चन ही बिल्कुल निरर्थ है, क्योंकि ना थ्योरी के बिना रिसर्च हो सकती, ना रिसर्च के बिना थ्योरी हो सकती। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन वंस पॉइंट ऑफ व्यू। A number or things that can
ओके अब देखो इस वाले क्वेश्चन में मैं बताती हूँ कि एक पर्सन पे ये क्यों डिपेंड करता है कि वो पहले थ्योरी को यूज करना चाहते हैं या रिसर्च को। हम लोगों ने रिसर्च के 2 टाइप्स पढ़े थे, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान। एक अनुसंधान में पहले हम थ्योरी को डेवलप करते हैं, फिर रिसर्च की ओर जाते हैं, और दूसरे में हम पहले रिसर्च शुरू कर देते हैं, उसके बाद थ्योरी पे मूव करते हैं। ये वीडियो ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस की है। अगर आपने नहीं देखी है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे जाइए, अंकिता सूद के फोल्डर में जाकर के आप लोगों को रिसर्च एप्टीट्यूड में क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च की एक वीडियो मिल जाएगी, 15 से 20 मिनट की वीडियो है, उसको पढ़िए, वहां से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो वीडियो नहीं मिल रही तो उसका लिंक भी मैं दे दूंगी, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अगला है अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग इन रिसर्च एंड हेंस देयर इज अ नीड फॉर। शोध में बहुत सी चीजें जो है वो गलत हो सकती हैं और इसलिए हमें किस चीज की आवश्यकता है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रिजर्वेंस, कि अगर शोध करते समय बार बार चीजें गलत हो रही हैं तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और प्रिजर्वेंस भी होनी चाहिए। विजडम टू नो द राइट टाइम क्वाइट, ठीक है, सही समय जानना हम लोगों को बहुत जरूरी है। सिंपैथेटिक सुपरवाइजर्स, सिंपैथेटिक सुपरवाइजर्स यानी कि सहानुभूति की वहां पर जरूरत पड़ेगी। एन इमरजेंसी सोर्स ऑफ फाइनेंस, एकदम हमें रिसर्च में सब चीजें गलत हो रही है तो हमें आपातकालीन रूप से वित्त की जरूरत पड़ सकती है, पैसों की जरूरत पड़ सकती है। सो करेक्ट आंसर है फ्लेक्सिबिलिटी एंड परजर्वेंसेस। दृढ़ता होनी चाहिए, लचीलापन भी होना चाहिए, तो रिसर्च में जो गड़बड़ हो रही है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगला है ओजोन लेयर इन आउटर एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम। अब देखिए अर्थ है, ये पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के बाहर एक लेयर होती है जो कि सूर्य की हानिकारक किरणों को हमारी पृथ्वी पर आने से रोकती है। ये जो लेयर होती है इसको ओजोन लेयर कहा जाता है। ठीक है, ओजोन लेयर इन आउटर एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कॉस्मिक रेज, यूवीसी, यूवीबी, बोथ बी एंड सी। सो इसका करेक्ट आंसर है बोथ बी एंड सी। यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वॉयलेट, पर बैंगनी, आई थिंक हिंदी में इसको पर बैंगनी किरणें कहते हैं, जो सूर्य की हानिकारक किरणें होती हैं जो पृथ्वी तक आने से रोकता है हमारा ओजोन लेयर। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट इज डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव लाइंस विच इज कॉल्ड द टू कॉन्टोर्स, यानी कि आकृति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, रैंडम क्वेश्चन है, एक्सपेक्ट इसको नहीं कर सकते हम अपकमिंग एग्जाम में। नेक्स्ट इज कंसिडर द कन्वर्सेशन, दो लोगों के बीच की बातचीत है। रीतम बोलते हैं आई जस्ट हियर दैट जूली हैड फेल्ड इन हर एनुअल एग्जामिनेशन। रीतम बोलता है कि जूली नाम की लड़की है जो कि अपने फाइनल एग्जाम में फेल हो चुकी है, ऐसा मैंने सुना। नीहा कहती है दैट कांट बी ट्रू, हर क्लास अटेंडेंस इज मोर देन 90%। तो नेहा बोलती है कि जूली जो है वो फेल नहीं हो सकती, उनकी क्लास अटेंडेंस 90% से ज्यादा है। फ्रॉम द कन्वर्सेशन इट कैन बी इन्फर्ड दैट, इन दोनों की बातचीत से आपको क्या लगता है? नेहा नोज दैट रीतम इज अ लायर, नेहा इसमें जानती है कि रीतम झूठ बोल रहा है। रीतम knows that Julie has actually failed in her annual examination. रीतम को कंफर्मेशन है कि जूली सच में फेल हो चुकी है। Neha assumes that whoever is regular in class cannot fail in the examination. नेहा की स्टेटमेंट से ये लग रहा है कि इसको ऐसा मालूम है कि भाई जिनकी अटेंडेंस अच्छी होती है क्लास में, जो बच्चा क्लास में रेगुलर आता है वो कभी भी फेल हो ही नहीं सकता। एंड फोर्थ ऑप्शन है नेहा अज्यूम्स दैट इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन वन हैज टू बी रेगुलर इन क्लास। और फिर ये बोला है कि नेहा के हिसाब से अगर आपको पास होना है तो आपको क्लास में रेगुलर ही रहना पड़ेगा। सो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेहा के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि जो भी बच्चा क्लास में रेगुलर आता है, अब किसी बच्चे की 90% तक अटेंडेंस है, इसका मतलब है वो क्लास में रेगुलर आ रहा है तो वो कभी फेल हो ही नहीं सकता। तो यह है करेक्ट आंसर। थोड़ा सा लॉजिकल व्यू पॉइंट है, इसमें रट्टा मारना याद रखने जैसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ 4 इंटीजर वॉज कंप्यूटेड एज 15। मीन है 4 नंबर्स का 15। Later it was seen that the number 10 was wrongly taken to be 30. What will be the correct mean of numbers? Okay, so ये है आंसर 10। एक्सप्लेनेशन आप देखिए, इसमें बोला है बाद में पता चलता है कि 10 को हमने गलती से रख लिया था
30. If 10 was taken as 30, it means that the value डेफिनेटली इंक्रीज होगी, है ना। पहले 4 नंबर्स का मीन 15 था, उसके बाद वैल्यू 10 से 30 हो गई, तो डेफिनेटली मीन उसका बढ़ेगा। ओके, सो वी कैन से दैट एवरेज शुड बी लेस देन 15। सो लेस देन 15 में ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। सो नाउ द वैल्यू इज इंक्रीज्ड बाय 20, क्योंकि पहले 10 थी वैल्यू, अभी वैल्यू 30 हो चुकी है, तो डिफरेंस आ गया 20 का, इसलिए यहाँ पर लिखा है द वैल्यू इज इंक्रीज बाय 20। सो 20 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 5 एंड 15 माइनस 5 इक्वल्स टू 10। सो ये आ गया करेक्ट आंसर। Next is 84,000 in a publishing concern which aims to translate all of Buddha words। ठीक है, सो ये याद ही रखना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। For improvement of science education in school, the national policy on education does not have provision for। ये क्वेश्चन पहले भी एज इट इज पूछा गया है। सो इसमें कहा है कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है साइंस एजुकेशन से रिलेटेड स्कूल में, उसमें किस चीज का प्रावधान नहीं दिया गया। ट्रेनिंग फॉर साइंस एंड मैथ टीचर, साइंस किट्स टू अपर प्राइमरी स्कूल, लाइब्रेरी फैसिलिटीज इन स्कूल एंड सीनियर स्कूल्स, या फिर फैसिलिटीज फॉर फ्री एडमिशन and tuition fee for SC ST and star marks in class 10 final examination। so ये है इसका करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स आई थिंक जो हमने पहले एक वीडियो में ये क्वेश्चन पढ़ा है, उसमें आंसर मैंने गलती से ऑप्शन नंबर 2 बताया है, सो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। Which one of the following is an ISRO satellite which can be used for defense purpose। so ISRO ने एक सैटेलाइट बनाया है जिसको कि डिफेंस पर्पस के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया था, ठीक है, जिसका उपयोग रक्षा उद्देश्यों के लिए किया गया था। वो कौन सा एक ऐसा सैटेलाइट है। सो इस सैटेलाइट का नाम है रिसत। नेक्स्ट इज दो स्टेटमेंट्स दी है। स्टेटमेंट 1 बोलती है इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम ब्रिंग देम टू मी, यदि आपको कोई समस्या है तो मेरे पास आए। अजम्पशन है यू हैव सम प्रॉब्लम, मैंने आपको कहा कि आप बच्चे हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आपको कोई भी समस्या आ रही है तो मेरे पास आइए, क्योंकि मैंने ये धारणा रख ली है कि आप लोग पहली बार पेपर दे रहे हो, आपको प्रॉब्लम जरूर होंगी। और असम्पशन 2 बोलती है आई कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। असम्पशन 2 बोलती है कि भाई मैं इतनी महान हूं कि मैं कोई भी समस्या का समाधान कर सकती हूँ। सो करेक्ट आंसर क्या होगा। ओनली असम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट, ओनली 2 इज इम्प्लिसिट, कोई भी इम्प्लिसिट नहीं है, या बोथ इम्प्लिसिट है। सो करेक्ट आंसर है ओनली assumption 2 is implicit in this statement। कथन में केवल धारणा 2 निहित है। नेक्स्ट है द पॉपुलेशन ऑफ गुवाहाटी was 3000 on 31st December in a particular year। ठीक है, किसी भी एक्स ईयर में गुवाहाटी की जो पॉपुलेशन है वो 3000 थी। इन द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 4 ईयर, एक्स में हमने एक साल और जोड़ दिया, पॉपुलेशन आपकी 3000 में 4% और बढ़ गई। एंड द सबसीक्वेंट कैलेंडर इट इज डिक्रीज्ड बाय 3%। व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन आफ्टर 2 कैलेंडर ईयर। सो देखिए ये है 3026, ये है इसका सॉल्यूशन। पहले देखो 3000 थी, उसका 4% बढ़ गई, तो 3000 का 4% 120 आ गया, तो पॉपुलेशन हो गई 3120। उसके बाद बोला कि अगले साल, जैसे मान लीजिए 2019 में 3000 थी, 2020 की हमने ये निकाली, 2021 में पॉपुलेशन का ये कहा गया था कि 3% घट गई है, ठीक है। सो इसका 3%, 3120 का 3% घट गया है, दैट इज 93.6। इसको माइनस करोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल बी 3026। नेक्स्ट इज ये वाला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो हम कैसे पढ़े। इसमें सिर्फ PYQs पढ़ लीजिए, ये जो न्यूज़पेपर है पब्लिश्ड फ्रॉम है कि कहाँ से इसको पब्लिश किया गया था, किस ईयर में पब्लिश किया गया था, किन्होंने पब्लिश किया था, उन पर्सन का नाम, ये सब जो है सिर्फ PYQs में पढ़ लीजिए। एक्स्ट्रा इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ऑलरेडी 4 सीरीज हम कवर कर चुके हैं PYQ की, जहां पर हमने 8 से ज्यादा क्वेश्चन, सॉरी लगभग 10 क्वेश्चंस को शेयर कर लिया है आपके साथ। बाकी के क्वेश्चंस भी हम आगे करते रहेंगे, इनको याद रखिए।
आगे कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सिर्फ आसाम सेट के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रिब्यून, संगाई एक्सप्रेस, डेक्कन हेराल्ड या फिर हिंदुस्तान टाइम्स। सो देखिए कहाँ से ये पब्लिश हुआ है। आपका जो ट्रिब्यून है दैट वाज पब्लिश्ड फ्रॉम चंडीगढ़। देन वी हैव संगाई एक्सप्रेस फ्रॉम मणिपुर, डेक्कन हेराल्ड कर्नाटका, हिंदुस्तान टाइम्स है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी एंड ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। सो फेमस यूनिवर्सिटीज ही हैं, इनमें भी आपको क्या याद रखना है, यूनिवर्सिटीज के नाम एंड ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, किन्होंने एस्टैब्लिश की गई थी, और एग्जैक्ट डेट्स भी याद रख सकते हो। बस ये पढ़ना है आपको, गूगल पे डायरेक्टली डिटेल्स मिल जाएंगी, इसके लिए अलग से कुछ और आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो देखते हैं, डायरेक्ट आंसर देख लीजिए इसका, क्योंकि इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। सो आई होप स्टूडेंट्स आज का ये सेशन आपको जरूर पसंद आया है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं तो कमेंट करके जरूर बताइए, तभी हम कंटिन्यू करेंगे। एंड प्रीवियस 4 वीडियोस जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, अगर आपने वो नहीं देखी है, जिसमें हमने 2022 और 23 के क्वेश्चंस कवर किए थे, वो अगर अभी तक नहीं देखी है तो कमेंट कर सकते हो, आपको लिंक मैं शेयर कर दूंगी, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। सो जरूर उनको फॉलो कीजिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।